नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव और अब वक्त है जी भारत पर खास कार्यक्रम खबर समझिए का। दिन भर बहुत सारी खबरें आती हैं, जिनमें से कुछ खबरों को विस्तार से समझना जरूरी होता है ताकि आप भारत के बदलते मिजाज को समझ सकें। इन दिनों बांग्लादेश कट्टरपंथियों का नया अड्डा बन गया है। कट्टरता की आग से जहां मोहम्मद यूनुस सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो वहीं मुल्ला मुनीर बांग्लादेश को आतंक की नई फैक्ट्री बनाना चाहता है। बांग्लादेश में नए आतंकियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, जिसका सबसे पहला निशाना बने हैं वहां के रहने वाले हिंदू। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की नाकामी के चलते कट्टरपंथी हैवानों के हौसले बुलंद हैं। दीपू दास की हत्या के बाद मानो इन जिहादियों को नरसंहार की खुली छूट मिल गई हो। बांग्लादेश में हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि यहाँ कभी भी किसी भी हिंदू को आग के हवाले किया जा सकता है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी अब हिंदुओं के घरों पर दस्तक नहीं दे रहे, बल्कि उनकी पहचान करके रात के अंधेरे में आग लगा दे रहे हैं। तस्वीरें बांग्लादेश के चटगांव की हैं, जहां हमलावरों ने एक हिंदू और एक बौद्ध परिवार के घरों को बाहर से बंद करके आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक कट्टरपंथियों ने यहां 8 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। आग लगने के बाद ये लोग घर के पिछले हिस्से से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन इस आगजनी में उनकी उम्र भर की कमाई जलकर खाक हो गई। इस नफरती आग ने बेजुबान मवेशियों की जान जरूर ले ली है। इस महिला का रुदन जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप गया, लेकिन सत्ता के नशे में चूर यूनुस सरकार को ना तो हिंदुओं की चीख पुकार सुनाई दे रही है और ना ही उनके आंसू दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारत के हिंदुओं को ये दर्द परेशान कर रहा है। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर टूटा है। इससे पहले हिंदू युवक दीपू दास को जिंदा जलाया गया। सिलहट में हिंदू परिवार की बेरहमी से पिटाई की गई। झेनाइदा में गोविंद विश्वास नाम के हिंदू लड़के को पीटा गया। इतना ही नहीं, अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक हिंदुओं के खिलाफ 2442 हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया गया। बांग्लादेश में हिंसा की आग अगस्त 2024 से ही भड़की हुई है। यहाँ के जन जी को शेख हसीना की नीतियों से परेशानी थी। ऐसे में सवाल यह है कि उनके जाने के बाद भी हिंसा की यह आग थम क्यों नहीं रही। तो इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह मोहम्मद यूनुस का सत्ता लोभ, वहीं दूसरी बड़ी वजह है मुनीर और आईएसआई का आतंकी प्लान। उस्मान हादी की हत्या के बाद यूनुस सरकार और आईएसआई दोनों ने बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ा, लेकिन उस्मान हादी के भाई के आरोप ने मोहम्मद यूनुस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ওসমান হাদি বলেছিলেন ফেব্রুয়ারিতে দেশে নির্বাচন হতে হবে এবং সেই নির্বাচন করার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছিল, কিন্তু তাকেই হত্যা করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। उस्मान हादी इनकलाब मंच का बड़ा चेहरा था और उसने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली थी। सूत्रों की माने तो हादी के साथ छात्र ही नहीं, बल्कि उसकी सोच से प्रभावित बांग्लादेशी भी जुड़ गए थे, जिनके दम पर वो आसानी से चुनाव जीत जाता। चुनाव जीतते ही बांग्लादेश में स्थायी सरकार बन जाती तो मुनीर का आतंकी ख्वाब पूरा नहीं हो पाता। शायद यही वजह है कि हादी को रास्ते से हटाकर बांग्लादेश को हिंसा की भट्टी में झोंक दिया गया और बांग्लादेश को आतंक और कट्टरता का नया अड्डा बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अभी तक आपने कट्टरपंथियों के धर्मांतरण वाला खेल कई बार देखा होगा। बलरामपुर का छांगुर तो धर्मांतरण रैकेट ही चलाता था, लेकिन क्रिसमस आते ही मियां भाई को खुद के धर्मांतरण का डर सता रहा है। भारत में बढ़ते क्रिसमस के क्रेज से मुस्लिम मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। इसके चलते मौलाना और काजी घरों से बाहर आ गए और क्रिसमस का खुला विरोध कर रहे हैं। क्रिसमस की धूम भाईजान को डरा रही है। ईसाई जो अपने अमल करते हैं वो हमारे मजहब के खिलाफ जाता है। न्यू ईयर की दस्तक ने मियां भाई की टेंशन बढ़ा दी है। आप लोग क्रिसमस मनाएंगे क्या? नहीं मनाएंगे। दिक्कत क्या है भाई, क्रिसमस मना लोगे तो? मनाए, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है बिल्कुल। ये किसने बताया आपको? ये हमारे उस्ताद ने बताया। मिशनरियों के मिशन से मुस्लिम मोहल्ले में हड़कंप मचा है। ईसाइयत जब दुनिया पे हावी हो रही है, हर जगह अपनी मिशनरी के काम कर रहे हैं, उसलिए हर मजहब के आदमी को चाहिए कि पहले अपने मजहब की तालीम दे। मजहब के ठेकेदार मुस्लिम युवकों को क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। मौलवी हो या शहर काजी, सभी ने मदरसों में ऐसी मजहबी तालीम दी है कि मुस्लिम छात्रों के लिए क्रिसमस डे इस्लाम विरोधी हो गया है। मौलवियों को डरे कि कहीं फादर गैंग उनके मोहल्लों में धर्मांतरण ना शुरू कर दे। भोपाल के मौलानाओं की टेंशन की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल क्रिश्चियन मिशनरी गरीब तबके को टारगेट करती है और मुस्लिम समाज में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। मिशनरियां बीमारी और गरीबी दूर करने का झांसा देती हैं, जिससे कन्वर्जन कराना आसान हो जाता है। इसके साथ प्रार्थना के नाम पर चमत्कार वाला खेल कैंडल गैंग का सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि मौलाना क्रिसमस से पहले मदरसे के बच्चों को इस छलावे से बचने की नसीहत दे रहे हैं। भाई क्रिसमस क्यों नहीं मनाने देंगे मदरसों के बच्चों को? भाई क्रिसमस में जो है एक मगरिबियत आती है। क्या? यहूद और नसारा ईसाइयों का एक अमल है, और ईसाई जो अपने अमल करते हैं वो हमारे मजहब के खिलाफ जाता है। दावा है कि पिछले कुछ सालों में फादर गैंग ने गरीब और आदिवासी हिंदुओं को टारगेट करके उनकी बड़ी तादाद में धर्मांतरण कराया। ऐसे में भाईजान को लगता है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। यही वजह है कि मौलाना और काजी अभी से अलर्ट हो गए हैं। ईसाई मिशनरी में क्या है कि आपने देखा होगा हर जगह अभी हिंदू समाज में गांव-गांव जो इतनी जगह वो मामले आए हैं, यहाँ इन्होंने अपने स्कूल्स खोल के हर जगह होता है कि साहब पता चला बाल कानून हो गए या फलाने गए कि वहाँ जाके साहब इतने आदिवासी SC ST लोगों को कन्वर्ट कर दिया ईसाइयत में, ठीक है ना। इस्लाम में नहीं, हमारे मजहब इस्लाम में या मदारिस में नहीं आए, लेकिन अभी तक पढ़ने का और देखने में जो आ रहा है, मुस्तकिल हिंदुस्तान के अंदर एक मिशनरी काम कर रही है। देश के अलग अलग गिरजाघरों में कल क्रिसमस और एक हफ्ते बाद न्यू ईयर का जश्न मनाया जाएगा। ऐसे में भाईजान ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसी सख्त तालीम दी है कि वो भी न्यू ईयर ना मनाने की कसम खा रहे हैं। मनाए, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है बिल्कुल भी। ये किसने बताया आपको? ये हमारे उस्ताद ने बताया। ये उस्ताद ने बताया? जी। इनकी बात मान लेंगे? जी। नया साल भी नहीं मनाएंगे? नहीं। कब मनाएंगे नया साल? नया साल मुहर्रम में आता है, 1 तारीख को। मुहर्रम में ही मनाएंगे? जी। अरे बदल जाइए भाई, नया जमाना है। नहीं तो हम तो इस्लामी तारीख से चलेंगे ना। इस्लामी तारीख से ही चलेंगे। वैसे तो मियां भाई को अपने धर्म और मदरसे में दी जा रही तालीम पर बहुत भरोसा है, लेकिन उनके मन में ये डर भी है कि कहीं क्रिसमस की चकाचौंध मुस्लिम छात्रों के ईमान को डिगा न दे। एक तरफ भाईजान ईसाई धर्म से बचने की तालीम दे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी मानसिकता वाले मियां भाई अपनी पहचान छिपाकर हिंदू बेटियों के कन्वर्जन का जाल बुन रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि धर्म के ठेकेदार दूसरे का जबरन धर्मांतरण न कराने का पाठ भी पढ़ाएं। लेकिन भाईजान ने दो टूक कह दिया है कि जो हिंदू धर्म के साथ पाश्चात्य संस्कृति और मिशनरियों ने जो खिलवाड़ की है, उनको कन्वर्ट करने के जो मामले सामने आए, इसीलिए हम अपने धर्म के बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे कि वो सिर्फ इस्लाम धर्म से ही जुड़े रहे, दूसरा धर्म उन्हें भटका ना सके। इसीलिए क्रिसमस और न्यू ईयर से ठीक पहले मदरसों में भाईजान तालीम देते नजर आ रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहें और पर्दे से जुड़े रहें। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। बच्चों को सेंटा नहीं बल्कि लाउडस्पीकर परेशान कर रहे हैं।
और इसीलिए छात्रों को मस्जिदों के लाउडस्पीकर के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा, क्योंकि कुछ मस्जिदों से चोरी छिपे लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आ रही थी और जो छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। सवाल है, क्या अब अलीगढ़ के बच्चे ही मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाएंगे? लाउडस्पीकर से अजान छात्रों को कर रही परेशान। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मस्जिद के लाउडस्पीकर के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल। सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने का कार्य करेंगे। भाईजान अजान का बदला भजन से लेंगे। तमाम मंदिरों में मतलब माइक लगे हुए हैं, तमाम भजन कीर्तन हो रहे हैं। भाईजान की जुबान इतनी तीखी इसलिए हो रही है क्योंकि छात्र मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी शांति से करना चाहते हैं, लेकिन सुबह, दोपहर और शाम को मस्जिदों से होने वाली अजान उन्हें परेशान कर रही है। इसी के खिलाफ छात्रों ने अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगाकर छात्रों ने मस्जिदों से होने वाले शोर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। छात्र कह रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के दौरान मस्जिद के लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान होती है। छात्रों की डिमांड है कि मस्जिदों से होने वाले शोर को कम करवाया जाए। छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांग नहीं सुनी तो वो खुद मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार देंगे। अजान की आवाज इतनी तेज आती है पूरे शहर में कि वो जब छात्र छात्राएं अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, स्कूल और कॉलेज और कोचिंगों में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो वहां तक जो अजान की आवाज आती है। बोर्ड के एग्जाम आने से पहले और छात्र छात्राओं के हित में, राष्ट्र हित में, उन सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने का कार्य करेंगे। अलीगढ़ के भाईजान लाउडस्पीकर के शोर को डाउन करने की बजाय भजन की खिलाफत करने लगे हैं। कुछ भाईजान तो लाउडस्पीकर उतारने वालों के लिए बर्बादी की दुआ मांग रहे हैं। तमाम मंदिरों में मतलब माइक लगे हुए हैं, तमाम भजन कीर्तन हो रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये 2025 में पहली बार बोर्ड की परीक्षा हो रही है? इससे पहले बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई? या इससे पहले मस्जिदों से अजानें नहीं हुई? ये परेशान करने वाली बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती किसी को भी। ये अपनी नेतागिरी चमकाने की नीयत से ये ज्ञापन वगैरह और ये मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। जिन मस्जिदों से शोर हो रहा है वहां से लाउडस्पीकर उतरवा रहे हैं। अगर अलीगढ़ की किसी मस्जिद में लाउडस्पीकर का शोर सुनाई दिया तो यहां योगी फोर्स का एक्शन होने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 20 बीघा जमीन और उस पर दुकान और मकान, लेकिन आरोप वक्फ की जिस जमीन पर भाईजान का दावा वो जमीन ही सरकारी है। शामली की यह तस्वीर यूपी में सरकारी जमीन पर जमे कब्जा गैंग के पूरे नेटवर्क की पोल खोलती है। लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ हो या कोई और, कानून से ऊपर कोई नहीं। तो क्या 200 करोड़ की ये जमीन सरकारी साबित होगी? और क्या तैमूर गैंग पर चलेगा बाबा का बुलडोजर? शामली से राजूराज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। $200 करोड़ की जमीन तैमूर गैंग ने डकार ली। वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी अब योगी फोर्स निकालेगी। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। कब्जा गैंग पर एक्शन के लिए योगी फोर्स को खुली छूट मिल चुकी है और अब योगी फोर्स के टारगेट पर है शामली का तैमूर गैंग, जिसने 200 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा है। के पास कोई वफनामा नहीं है इस चीज का। अच्छा, अगर वफनामा इनके पास हो तो ये पेश कर दे अपना। जब भी किसी आदमी ने अगर वफ जमीन करी है तो वो आदमी का कागजात तो जिंदा होंगे, कोई कागज तो खत्म होने सर है। अच्छा, जब इनके पास कागज नहीं है तो वफ कैसे हुई जमीन? अच्छा, तो फिर उसकी जांच कराई जाए। अब ये समझिए कि आखिर वक्फ के नाम पर भाईजान सरकारी जमीन पर कैसे कुंडली मारकर बैठ गए हैं। शामली के तैमूर शाह मोहल्ले में
20 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। इस जमीन पर वक्फ बोर्ड के नाम पर करीब 200 मकान और 100 दुकानें बना दी गई हैं। जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि अवैध वसूली, दबंगई और धमकी देकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। इस मोहल्ले के सामने जो दुकानें और मकान हैं, ये सारे मकान बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर है और जिस पर वक्फ का कब्जा है। ये आरोप हारून नाम के एक युवक ने लगाया और उसने डीएम कार्यालय में एक एप्लीकेशन दिया कि तैमूर शाह मोहल्ले के अंदर लगभग 20 एकड़ की ज़मीन और करीब 200 दुकानें, 100 ऐसे मकान हैं जो सरकारी ज़मीन पर बनी है, जिस पर वक्फ का कब्जा और वक्फ ने इसे रेंट पर दे रखा है। हालांकि सरकारी जमीन पर कब्जा कर इमारत बुलंद कर चुके कब्जा गैंग का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। उसके पास में अगर कोई ऐसा सबूत है तो वो पेश करे। वक्फ जो है वक्फी ज़मीन है, वक्फ में दर्ज है नंबर इसका। 398 नंबर है और वक्फ का नंबर है इसका। जी वक्फ का नंबर है और हमारे पास और भी सब डॉक्यूमेंट है, इसके कसरा का तो नहीं है, सब है। ये उसका एक अपना एक ख्याल है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसके ऊपर ये दबाव डाला गया किराए के मामले में, किराया तुमसे लेना है, तो उसने किराया ना दे के और तरीके से मुतवल्ली साहब को इस बारे में टॉर्चर किया। जाहिर है विवाद बड़ा है, लिहाजा इस मामले की प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। मेरे पास एक हारून नाम के व्यक्ति ने शिकायत के माध्यम से बताया कि कोई सरकारी ज़मीन है जिस पे वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जा किया गया है, जिसकी जांच मैंने संबंधित एसडीएम को दी है और जांच आ जाने के बाद से जो नियमानुसार होगा उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये तो तय है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी और अगर जमीन सरकारी निकलती है तो फिर बाबा का बुलडोजर भी तैयार है, क्योंकि यूपी में अतिक्रमण किया तो बुलडोजर एक्शन होकर रहेगा। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। शामली से जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट। योगी का संदेश साफ है कि कब्जा किया तो छोड़ेंगे नहीं, यानी योगी सबके कब्जे को खंडहर बनाने की तैयारी कर चुके हैं। योगी ने यह चेतावनी दी लखनऊ में खड़े होकर, लेकिन इसका सबसे पहला असर दिख सकता है 625 किलोमीटर दूर शामली में, जहां बुलडोजर के निशाने पर आ सकता है तैमूर शाह मोहल्ला। क्यों? क्योंकि यहां तो भाईजान ने 200 करोड़ की जमीन कब्जाने की हिमाकत कर दी। 20 बीघे जमीन पर कर रखा है उन्होंने कब्जा। ये मकान छोड़ के जाता है तो उससे 2-2.5-3 लाख रुपए के रूप में पैसे लेते हैं। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। तैमूर शाह मोहल्ला, 20 बीघा जमीन, कीमत 200 करोड़ रुपए, मकान 200, दुकान 100। क्या ये सब पूरी तरह अवैध है? क्या 200 घर और 100 दुकानें सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई है? क्या तैमूर शाह मोहल्ले में वक्त के नाम पर कब्जे वाला खेल खेला गया? इनके पास तो वफनामा नहीं है इस चीज का। अगर वफनामा इनके पास हो तो ये पेश कर दे अपना। जब इनके पास कागज नहीं है तो वफ कैसे हुई जमीन? तैमूर शाह मोहल्ले में भाईजान से कागज दिखाने को कहा जा रहा है और अगर कागज नहीं दिखा पाएंगे तो बुलडोजर आ जाएगा, क्योंकि योगी राज में 1 इंच भी सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं और जमीन पर कब्जा मतलब बुलडोजर पक्का हिसाब कर देगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी कब्जाधारियों से इंच इंच जमीन खाली करवा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के शामली में तो पूरे 20 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जे का खुलासा हुआ है और इस कब्जे के खेल में हथियार बनाया गया है वक्फ को। वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप है। शामली के तैमूर शाह इलाके में 20 बीघा सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है। इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर अवैध इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकायदा इस पर घर और दुकानें बना दी गई और उनसे किराया वसूला जा रहा है। पहले तो अवैध कब्जा और ऊपर से इससे कमाई की जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा किया है हारून ने। सरकारी जमीन है, इसके पीछे शमशान घाट भी है, कुछ जमीन उसकी है, कुछ सरकारी है। जो बंजर जमीन पड़ी थी रोड के किनारे, उसके बाद इन्होंने से इस पर आबादी करवा दी। आबादी करने के बाद इन्होंने वफ नंबर में वहाँ जाकर रजिस्टर करवा दी लखनऊ में और
उसके बाद किराया भी सभी देते हैं वहाँ। अच्छा। और ये फिर उसके आड़ में जब अगर कोई दुकान छोड़ के या मकान छोड़ के जाता है तो उससे 2-2.5-3 लाख रुपए के रूप में पैसे लेते हैं, जिसका कोई लिखतम नहीं होता कहीं भी। हारून ने तैमूर शाह में वक्फ के कब्जे वाली पोल प्रशासन के सामने खोलकर रख दी। जब प्रशासन ने तैमूर शाह मोहल्ले के दस्तावेज खंगालने शुरू किए तो कट्टरपंथियों ने हारून को धमकी देने में देर नहीं लगाई। 24 साल की उम्र है, मुझे इससे पहले पता नहीं था। 5-7 साल से ये इस पे इन्होंने कब्जादारी और हटके से शुरू करे करना है, तो अब जाके मैंने आवाज उठाई इस पे। अच्छा। और मैं आवाज उठा रहा हूँ, छुपता फिर रहा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। धमकियाँ दे रहे हैं लोग। अच्छा। क्योंकि जब धमकियाँ वे लोग देंगे जिसकी जमीन नहीं होगी, वरना धमकी क्यों देंगे? मैंने कागज पेश करे हैं। हारून के आरोपों का सच जानने के लिए जी न्यूज की टीम सीधा तैमूर शाह मोहल्ले पहुंची। जमीन के मुतव्वली से बात की तो वो कागज दिखाकर जमीन पर अपना मालिकाना हक जताने लगे। ये सब झूठा आरोप है जी। वो क्योंकि वक्फ जो है, वक्फी जमीन है, वो वक्फ में दर्ज है नंबर इसका। अच्छा। 398 नंबर है। और वक्फ का नंबर है इसका? जी जी, वक्फ का नंबर है। और हमारे पास और भी सब डॉक्यूमेंट है इसके, कसरा खतौनी है, सब है। हमने पोर्टल पे भी चढ़ा दी सर, चढ़वा दिया जी। लेकिन उनके इस दावे के बीच जब सवाल आया पुराने कागजों का तो मुतव्वली साहब बहाने बनाने लगे। वक्त तो बड़ों को मालूम होगा जी, बाकी है जो 1960 से पहले डॉक्यूमेंट जो खसरीज में नगर पालिका में भी दर्ज हैं। अच्छा। सब मकान है, पूरी दुकानें हैं हमारे पास है। उसकी वक्फ बोर्ड की दफ़ा 37 भी है, दफ़ा 30 उसमें सब दर्ज है। वहाँ मौजूद लोगों ने खुद माना कि वो इस जमीन के लिए किराया देते हैं, लेकिन ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि जमीन सरकार की है। मैंने तो बचपन से यही देखा है कि ये ज़मीन जो है हमारे पास ये वक्फ बोर्ड की है, और पहले हमारे पापा ने ली थी। पापा तो गुजर चुके हैं और पापा के बाद में अब हम रह रहे हैं। लगभग मेरी 45 साल उम्र है, 45-46 साल। तो जब से मैं देखता आ रहा हूँ इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। भाईजान भले ही ये दावा कर रहे हों कि जमीन वक्फ की है, लेकिन सरकारी कागजात इसकी पूरी सच्चाई बयां कर रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों में 20 बीघा जमीन कब्रिस्तान, शमशान और ईदगाह के नाम पर दर्ज है, लेकिन वहां बना दिए गए हैं घर और दुकान। यानी जो दावा किया जा रहा है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर है। अब तो हिंदू पक्ष इस पर एक्शन की मांग भी कर रहे हैं। उनके पास कोई कागज हो तो अपना कागज दिखा दें, यदि कागज नहीं है तो फिर सरकार की है। उसे जांच नहीं चाहे, एसडीएम साहब महोदय से जांच करे, जमीन सरकार की है, सरकार को मिलनी चाहिए। जगह की बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकार को इसमें पूरा पूर्ण तरह निष्पक्ष कदम उठाना चाहिए। सरकार को ले लेनी चाहिए, इसमें कुछ पार्क या स्कूल कुछ भी कर ले, वो सरकार का काम। जमीन पर कब्जे का मामला खुला तो प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। अब जांच में सरकारी जमीन पर कब्जा सच निकला तो बहुत मुमकिन है कि 2026 में पहला बुलडोजर एक्शन तैमूर शाह पर ही होगा। राजू राज, जी मीडिया, शामली।